तो आज जो हम लोग देखेंगे वो हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य में देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे और जो भी विगत वर्षों में पूछा गया है वही सब क्वेश्चन है। तो और जो है इसको हम डिटेल्स से पढ़ेंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन के व्याख्यान के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि इतिवृत्ति और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है वह या उसके लेखक कौन है? तो इतिवृत्ति और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है तो इसके लेखक कौन है? तो प्रकाश स्तंभ आज भी साहित्य इतिहास में कौन सा बना हुआ है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। किसके है? तो आचार्य शुक्ल के। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है वो कब लिखा गया है? तो 1929 ईस्वी में। और किस रूप में लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य के विकास नाम से पहले लिखा गया था। और ये जो पहले भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो किसके भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ठीक है। गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है वो है, क्या नाम है उसका? इस्तवार दाले त्रिउतर एंदु ये हिंदुस्तानी। और उसके बाद है, और इसका अनुवाद हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? तो गारसा दत्तासी का अनुवाद हिंदी में जो है वो किसने किया है? तो इसका अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और किस नाम से किया था? तो हिंदवी साहित्य के इतिहास नाम से। आगे पढ़ेंगे ये लोग हम लोग। तो हिंदवी साहित्य के इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। तो कैसे याद रखेंगे लक्ष्मी सागर? तो इसको आगे डिटेल से हम करेंगे। मिश्र बंधु की कौन सी इतिहास ग्रंथ है? तो मिश्र बंधु विनोद है। इसको तो सिंपल है। मिश्र बंधु विनोद की कौन सी है? तो मिश्र बंधु विनोद। और जॉर्ज गिरिसन की कौन सी बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास? तो इसका क्या नाम है? जॉर्ज गिरिसन के पुस्तक का नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और कब लिखा गया था? तो 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में। देखो, गौ से गिरना, यानी कि 1 पर 3 बार 8 गिरना। तो 1800 1 पर समझो 3 बार 8 गिर गया, तो गौ से गिरना। तो 1888 ईस्वी में लिखा गया था इसका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किस भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में। और इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया था? तब ये भी ग जो है ग, ये किस वर्ग का है? क वर्ग का है। और इसका अनुवाद भी क वर्ग वाला करेगा। तो किशोरी लाल गुप्त ऐसे कुछ किया था शायद, वो आगे देख लेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो इतिवृत्ति और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कब लिखा गया था? तो 1929 ईस्वी में लिखा गया। शुक्ल जी प्रमुख समीक्षक एवं आलोचक हैं। शुक्ल जी क्या है? एक प्रमुख आलोचक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? तो आधार काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी। तो रमाशंकर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी। रमाशंकर शुक्लाचार्य, इसने क्या दिया था? तो आदिकाल का नाम तो जयकाल नाम दिया था। तो रमाशंकर शुक्लाचार्य ने क्या नाम दिया था? तो जयकाल नाम दिया था। श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, उसके मोहन अवस्थी। इसको हम लोग यहाँ है नाम एवं प्रयुक्ता, इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। ये देख लेते पहले। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम जो है वो मोहन अवस्थी एवं आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया था। आधार काल नाम जो है मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने दिया था। आदिकाल का नामांकन देखते हैं। सबसे पहले चारण काल किसने दिया? इसको ट्रिक से याद करते हैं, देखें। तो चारण काल किसने दिया था? जॉर्ज गिरिसन ने। सबसे पहले दिया, याद रख लो, चारण काल किसने दिया था? जॉर्ज गिरिसन ने। अरे ज किस में आता है? च वर्ग में आता है ना। तो च का ज एक ही वर्ग का है, तो नामकरण यही क्या था? चारण काल जॉर्ज गिरिसन। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। अब देखो, आरंभिक आ जाए प्रारंभिक आ जाए तो वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, मिश्र बंधु है कि गणपति चंद्रगुप्त है। आरंभिक और प्रारंभिक एक ही जैसा नाम लगता है ना। तो देखो, कोई भी चीज का जो हम आरंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं, किससे करते हैं? भगवान गणपति से। कोई भी वंदना हो गया, कुछ भी हो गया, तो गणपति भगवान से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये जो चारण काल का जॉर्ज गिरिसन। आरंभिक काल मिश्र बंधु। तो कोई भी चीज का हम आरंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं तो किससे करते हैं? भगवान गणपति से करते हैं। तो गणपति जी, तो प्रारंभिक काल जैसे आ जाए तो गणपति चंद्रगुप्त होगा। क्या होगा? प्रारंभिक काल में गणपति चंद्रगुप्त।
क्योंकि प्रारंभ हम किससे करते हैं, गणपति जी से करते हैं। तो आरंभ और प्रारंभ का दोनों तो अर्थ सेम ही है ना, तब कैसे करें हम इसको। तो देखो जहां पर आरंभिक वाला आएगा तो वहां प्रारंभिक नहीं आएगा, और जहां प्रारंभिक आएगा तो वहां आरंभिक नहीं। और ऑप्शन भी में जो है मिश्र बंधु जहां पे आएगा वहां पे गणपति चंद्रगुप्त नहीं आएगा, और गणपति जहां पे आएगा वहां मिश्र बंधु नहीं आएगा, ये निश्चित है रूप से है। तो आरंभिक काल मिश्र बंधु। अब देखो मिश्र बंधु में भी 3 भाई थे, कौन कौन, गणपति, श्याम और सुखदेव। तो गणपति मिश्र बंधु में भी तो गणपति है, तो गणपति जी आरंभ करेंगे ना। तो आरंभ गणपति भगवान से आरंभ होता है, तो आरंभिक कौन करता है, तो गणपति। अब देखो वहां गणपति चंद्रगुप्त वहां भी है और गणपति यहाँ भी है, तो दोनों में गणपति। तो आरंभिक या प्रारंभिक जहां आ जाए तो गणपति चंद्रगुप्त है तो गणपति लगाओ, अगर नहीं है तो मिश्र बंधु लगाओ। ठीक है, सीधा कंफ्यूजन खत्म। अब बीज भवन काल, कुछ चीज बीज भवन काल। बीज भवन काल, बीज भवन काल महावीर प्रसाद द्वितीय, बीज भवन काल महावीर प्रसाद द्वितीय। तो बीज भवन काल क्यों, महावीर प्रसाद द्वितीय। अब देखो बीज का वपन होना, यानी जैसे जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव का जो उद्भव होता है वो भगवान करते हैं ना। अरे एक मान लो ना, तो जीव का जो उत्पत्ति है किससे होता है, भगवान से। तो यहाँ पे बीज का भी जो वपन हो रहा है, बीज से जो वृक्ष बनेगा, बीज का वपन हो रहा है, यानी बीज का उत्पत्ति हो रहा है, वो किससे होगा, तो भगवान से ही होगा ना। तो आचार्य नहीं समझो इसको, समझो भगवान महावीर प्रसाद। तो बीज का वपन कौन किससे होगा, जैसे जीव का उद्भव होता है भगवान से, वैसे ही बीज का वपन भी होगा भगवान से। तो भगवान में कौन है, महावीर क्या है, हनुमान जी, भगवान महावीर तो भगवान है। तो बीज वपन होगा महावीर प्रसाद द्वितीय से। वीर गाथा का, तो वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल। देखो वीर, राम जी क्या थे, वीर थे, और उसने अपनी गाथा लिख दिया। राम जी क्या थे, वीर थे, तो उसने अपनी गाथा लिख दिया, तो रामचंद्र शुक्ल हो गया। तो वीर अपनी गाथा लिख दिया, कौन लिखे थे, वीर कौन थे, तो राम जी थे, तो उसने अपनी गाथा लिख दिया, तो वीर गाथा काल हो गया। ठीक है, तो वीर गाथा काल किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। अब सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल किसका है, राहुल शंकरतैन का। देखो सिद्ध सामंत काल, राहुल जी क्या थे, राहुल जी भी सिद्ध थे, राहुल भी सिद्ध ही थे। तो राहुल जी जब सिद्ध थे तो वो भी लिखेंगे क्या, तो सिद्ध भी ही लिखेंगे। राहुल जी अगर सिद्ध थे तो लिखेंगे क्या, सिद्ध साहित्य ही लिखेंगे। अब देखो अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा है कि सिद्ध था कि नहीं था, तो सिद्ध साहित्य है, तो सिद्ध सामंत काल किसने नाम रखा था, तो सिद्ध। देखो सिद्ध यहाँ पर भी थोड़ा सा उजराया हुआ है, और शंकरतैन ने भी थोड़ा उजराया हुआ है। तो सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतैन, इसे याद रख लेना। ठीक है, उसका वीर काल, वीर काल किसका है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ये तो याद रखना पड़ेगा। वीर गाथा, वीर गाथा, राम जी वीर थे तो राम जी वीर अपनी गाथा लिख दिए, तो वीर गाथा काल हो गया। वही वीर काल अगर पूछ दे तो वो आचार्य विश्वनाथ का होगा। किसका होगा, अरे विश्वनाथ भगवान विश्वकर्मा जी। तो वीर काल किसका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, और वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद देखो संधि काल एवं चारण काल, तो संधि काल एवं चारण काल किसका है, तो राम कुमार वर्मा। देखो राम जी क्या करते थे, तो संधि करते थे। सुग्रीव से संधि कर लिए, और कहीं कहीं संधि कर लिए। ठीक है, तो राम जी क्या करते थे, संधि करते थे। रावण को भी बोला था कि तुम संधि कर लो, हमारी सीता को लौटा दो, हम युद्ध नहीं चाहते। तो राम जी क्या करते थे, संधि करते थे, तो इसलिए संधि काल नाम रखा। राम जी संधि करते थे इसलिए संधि काल नाम रखा। उसके बाद चारण काल। अब देखो राम के साथ क्या लिखा है, कुमार लगा है, राम के साथ क्या लगा है, कुमार। तो कुमार क्या है, ये मॉडर्न नाम है, अंग्रेजवा का नाम है। तो ये क्या किया, कुमार जो है सला अंग्रेजवा का कॉपी कर लिया, चारण का। जो ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजवा है, मॉडर्न है ना अंग्रेजवा मॉडर्न होता है, तो इसका कॉपी कर लिया चारण। तो राम कुमार जो है, राम जी संधि करते थे संधि काल, अब कुमार जो है तो चारण काल ससुरा तिरसन का कॉपी कर लिया। तो संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया, तो राम कुमार वर्मा ने। उसके बाद आदि काल को आदि काल नाम किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदि काल को जो आदि काल नामकरण किसने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी हजारी को हरजाई रखो, भगवान जी तो भगवान हैं ही। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या रखे, बीज वपन काल, और हरजाई ने क्या रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो आदि काल। आदि काल को आदि काल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, इनकी 3 ग्रंथ हैं, वो आगे पढ़ेंगे। आधार काल, आधार काल किसने नाम दिया था, सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जो कि अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। अब जय काल किसने नाम दिया, तो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब देखो इसको किसे, जिसके साथ राम और शंकर हो, जिसके साथ राम और शंकर हो, तो उसका क्या होगा, वो उसका हमेशा जय जयकार ही होगा। तो जय जयकार यानी कि जयकार।
रमाशंकर शुक्लाचार्य क्या नाम दिया आदिकाल को? तो जयकाल नाम दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, देखो जो हम बताए थे वही आ गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? जो क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं मौखिक रूप से, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल का, वह कहाँ लिखा गया था? तो नागरी प्रचारणी सभा में लिखा गया था। और किस लिए लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और किस नाम से लिखा गया था, जो कि आपको हम बता दिए हैं पहले, तो वही नाम पूछा गया, किस नाम से पहले लिखा गया था? तो ये जो है हिंदी साहित्य का, किधर गया, भूमिका नहीं है, परंपरा नहीं है, हिंदी साहित्य का विकास है। क्या है? हिंदी साहित्य का विकास है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो एचपीडी की है, नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ, देखो क्वेश्चन सब पूछा गया, यूपीएससी, एलटी हिंदी, TEET बीपीजीटी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है 1929 में प्रकाशित हुआ है, किसके भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से, किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो देखो आगे बताई थी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अब है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसके हैं जॉन गिलक्राइस्ट। कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। और जॉर्ज गिल्डसन, इसकी रचना कौन सी है? जॉर्ज गिल्डसन की कौन सी रचना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, तो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या है? तो जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट। इसे याद नहीं रखना है, पूछेगा नहीं। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। हाँ, ये देखो गिलक्राइस्ट जो है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है वो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये देखो क्वेश्चन है कुछ। जॉर्ज गिल्डसन की कौन कौन सी रचना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान तो है ही है। उसके बाद अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसकी रचना है? तो जॉर्ज गिल्डसन की। और उसके बाद हिंदुस्तानी ग्रामर जो है गिल्डसन की रचना। उसको देखो क्या है। निम्न में कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, तो ये पृथ्वी कल्प जो है वो नहीं है। बुंदबड़ीस है, पुष्पांजलि है, भारत विनय है। ठीक, पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर है। मंजीर, नाश और निर्णय, धूप के धान, शिलाफंक, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल में। प्रमुख कवि हैं भारत विनय, पद, बुंदी बड़ीस, पुष्पांजलि, नेत्र विनय आदि मिश्र बंधुओं की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न किसकी है? मिश्र बंधु की है। हिंदी नवरत्न बहुत पूछा जाता है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद, जो कि हिंदी साहित्य का एक इतिहास ही है। मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में विभाजित है और इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। मिश्र बंधु विनोद में जो है 5000, लगभग 5000 कवियों का, 5000 टोटल तो नहीं है, लगभग 5000 माना जाता है। लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका निकलती थी उसके विशेषांक के रूप में निकला था कौन? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका रचनाकार कौन है आप लोग बताइएगा? तो जॉर्ज गिल्डसन साहब। इसके रचनाकार कौन है? तो जॉर्ज गिल्डसन साहब। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का 1929 में लिखा गया।
एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कितना में 1888 ईस्वी में, जो कि बताई थी आप लोगों को पहले। 1800 कब निकला था? 1888 ईस्वी में। कैसे याद रखना है? तो 1 पर 3 बार 8 गिरना, गोसे गिरना, गोसे गिरेशन, 1 पर 3 बार 8 गिरा। 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गिरसन साहब। गिरसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। गिरसन जो अपने कवियों में अपने जो है ग्रंथ में कितना कवियों को शामिल किया है? तो 952 कवियों को शामिल किया। और किशोरी लाल गुप्त बताए थे ना, क वर्ड से ग है न, गिरसन क वर्ड कहीं तो ग है, तो किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, किससे? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो है हिंदी में अनुवाद किया था। कब किया था? तो 1957 ईस्वी में। और वो किया था 1952 में। कौन? खालसा दत्तासी का जो पुस्तक है, कौन सा? इस्तबार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, उसके कौन है? रचनाकार खालसा दत्तासी। और इसका अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वात्सल्य ने, किस नाम से? हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। कब किया था? तो 1952 ईस्वी में। और वो 52 में किया था 5 साल तुरंत बाद जो है ये हिंदवी, 5 साल तुरंत बाद जो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद जो है किसने किया था? किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। कब किया था? तो 1957 ईस्वी में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य धारा। अब देखो काव्य धारा किसकी रचना है? ये राहुल शंकरतन का, सीधा भी याद करा देंगे। संग्रह साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा संग्रहकर्ता का साहित्यकार का नाम क्या है? तो महापंडित राहुल शंकरतन। कौन है? महापंडित राहुल। अब कैसे याद करना कि काव्य धारा किसकी रचना है? तो काव्य धारा किसकी रचना है? देखो राहुल शंकरतन की एक रचना है वोल्गा से गंगा, शायद शंकरतन की है, वोल्गा से गंगा। तो उसमें क्या बहती है? वोल्गा से गंगा, गंगा में क्या बहती है? धारा बहती है। धारा बहती है ना, जल की धारा प्रवाह बहती है। तो उसी प्रकार काव्य धारा, जैसे जल की धारा बहती है उसी प्रकार काव्य की धारा तो किसकी होगी? तो काव्य धारा इतिहास ग्रंथ जो है वो किसका है? तो राहुल शंकरतन की। वोल्गा से गंगा राहुल शंकरतन की है। उसी प्रकार काव्य धारा किसका हो जाएगा? तो महापंडित राहुल शंकरतन की हो जाएगी। ठीक है। तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल शंकरतन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसको? राहुल शंकरतन को। यात्रा पितामह, मेरी तिब्बत यात्रा, बहुत सारी लिखे हैं। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। इन्हें यात्रा का साहित्य पितामह कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत बहुत ज्यादा लिखे हैं राहुल शंकरतन ने, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके प्रमुख यात्रा साहित्य है। मेरी लद्दाख यात्रा, अब देखो लद्दाख यात्रा भी तुरंत बोले थे या तिब्बत यात्रा बोले थे। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। देखो कितना कितना कहाँ कहाँ घूमे राहुल शंकरतन से। तो मतलब इनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो घुमंतु साहित्य भी लिखे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ घूमे हैं उसके बाद जो है बुक भी लिखे हैं। तो हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? याद हो गया, काव्य धारा राहुल शंकरतन की है। जिसे वोल्गा से गंगा, उसमें क्या बहती है? धारा बहती है। उसी प्रकार हिंदी काव्य धारा किसकी है? राहुल शंकरतन। अगला है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदि काल को संधि काल तथा चारण काल, देखो अब तुरंत बताए थे, संधि काल एवं चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों से विभाजित किया था। तो संधि राम जी क्या करते हैं? संधि करते हैं। और राम कुमार ससुर मॉडर्न नाम है, मॉडर्न जॉर्ज गिब्सन से कॉपी कर लिया। तो संधि काल एवं चारण काल किसका है? राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार वर्मा का है। क्वेश्चन किधर है? रमाशंकर सुप्रसाद ने क्या कहा था? तो जयकाल ने कहा था। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? आरंभिक काल की प्रारंभिक काल, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई थी पहले। ठीक है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदि काल को संधि काल तथा चारण काल नाम दिया। ठीक, 2 उपशीर्षकों से विभाजित किया। राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा। राम कुमार वर्मा जो है आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। निम्न लेखकों उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण, बस क्विक रिवीजन करेंगे थोड़ा। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज गिब्सन ने। वीर गाथा काल आप लोग खुद बताइएगा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। आधार काल सुमन राज और मोहन अवस्थी। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतन। और आप लोग बताइएगा आदिकाल को जो है आदिकाल नाम किसने दिया था? सोचिएगा, उसके बाद हम तो बताया ही देंगे।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और बीज वपन काल किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक। अब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, अब देखो इसको भी आसान से याद करा देते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये किसकी रचना है बताइए इसमें। अब ऑप्शन तो यहाँ से आंसर है ही, लेकिन आंसर बिना देखे आपको बताने का प्रयास कीजिएगा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का। लेकिन एक चीज हमें डाउट हो रहा है, आरंभिक काल और प्रारंभिक काल। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल। आरंभिक काल एक तो मिश्र बंधु है और एक है प्रारंभिक काल, जो कि देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तुरंत तरीके पर देख के बता दे रहे हैं। आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, हाँ सही है, सॉरी सही था, बस थोड़ा सा हमें ये क्वेश्चन देख के जो कन्फ्यूजन हो गया। ये तो उनकी रचना है ना, वैज्ञानिक इतिहास ये तो रचना है ना। किंतु आदि काल को जो है आरंभिक प्रारंभिक काल, तो वो तो गणपति चंद्रगुप्त कहा ही है। अब इनका वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त की अब रचना इतिहास कौन सी है, ये है, ठीक ना। इसमें हम कन्फ्यूज हो गए। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो गणपति चंद्रगुप्त को। अब देखो इसको याद कैसे करना है। तो गणपति जी जो है उसका सर देखे हो कैसे, उनका सर हाथी का है और शरीर जो है मानव का। सर जो है वो हाथी का है और शरीर मानव का है। बिना कोई वैज्ञानिक पद्धति से क्या वो संभव हो सकता है कि मानव के शरीर में हाथी का सर जुड़ जाए? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसमें क्या लिखा गया, यानी उसमें जो है, सॉरी लिखा नहीं, तो उसमें इससे क्या समझते हैं कि हमारे आदि काल में भी वैज्ञानिक पद्धतियां चल रही थी, और लग रहा है इस अनुसार से अगर समझा दे तो हमारे शंकर जी जो है वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होंगे। तब तो हाथी का सर मानव के शरीर में जो अटैच कर दिया। तो इस अनुसार से समझो गणपति जी जो है खुद एक वैज्ञानिक का रहस्य बने हुए। तो क्या है, गणपति का जो सर है तो बिना वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ ही नहीं सकता था। जुड़ सकता था क्या? नहीं जुड़ सकता था। तो गणपति जी तो खुद वैज्ञानिक का रहस्य है, तो वैज्ञानिक इतिहास किसका हो जाएगा? तो गणपति। तो वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो गणपति चंद्रगुप्त का, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है किसका? गणपति चंद्रगुप्त का। और 2 भागों में लिखा गया है 1965 ईस्वी में। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। अब देखो इसको ये कैसे याद करना है। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। जहां पे देखो संवेदना आ जाए, क्या आ जाए? संवेदना आ जाए, तो वह कहाँ उसका हो गया? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो देखो राम जी क्या थे? तो राम जी जो है भगवान राम, वो संवेदनशील व्यक्ति थे। कैसे थे? राम जी संवेदनशील व्यक्ति थे, ठीक है। राम जी जो कैसे थे? तो संवेदनशील व्यक्ति थे, ठीक है। तो राम जी क्या थे? वो संवेदनशील व्यक्ति थे। जहां पे संवेदन का विकास आ जाए वहां रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। राम कुमार वर्मा जो वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। राम कुमार वर्मा जो है वो किसने कैसा लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और वही रामचंद्र शुक्ल क्या लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। और राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है वो कहाँ तक लिखा है? तक तो आदि काल से लेकर भक्ति काल तक ही लिखा है। ना रीति काल लिखा है, ना आधुनिक काल लिखा है। पता नहीं बीच में क्या हो गया, डेथ हो गया कि क्या हो गया, बस यहीं तक लिखे हैं, आदि काल और भक्ति काल। आदि काल से भक्ति काल तक ही लिखे हैं राम कुमार सिंह। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी प्रवृत्ति की खोज और आलोचक के मुख जैसी महत्वपूर्ण आलोचना कृतियां रचना की। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी प्रवृत्ति हो गया। जॉर्ज गिब्सन द्वारा रचित, जॉर्ज गिब्सन की रचना देखो क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जॉर्ज गिब्सन कौन सी रचना है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कब लिखा गया था? तो 1 पर 3 बार आर्य 1888 ईस्वी में। को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है।
तब देखो यही क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीधा स्टेटमेंट यहाँ से उठा लिया जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है। तो जॉर्ज गिब्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है, इसे ही माना जाता है हिंदी साहित्य का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को माना जाता है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। वैसे भी हिंदी साहित्य का अगर पहला इतिहास पूछ ले तो यही आएगा जॉर्ज गिब्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ना कि गारसा दत्तासी वाला द क्या है वो, गारसा दत्तासी की कौन सी रचना है, अरे यार बताओ यार, हम इस्तबार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तान, इस्तबार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी जो रचना है, ठीक ना, तो वो इसकी है, ठीक, इसकी गारसा दत्तासी का पहला इतिहास वो नहीं है क्योंकि वो वर्णानुक्रम पद्धति में था। कैसा था, तो वर्णानुक्रम पद्धति में था, ठीक। तो सच्चे अर्थों में जो इतिहास ग्रंथ आएगा वो जॉर्ज गिब्सन वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन क्या था। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, तो वृहत इतिहास जैसे वृहत आ जाएगा वहाँ पे लगा दो सीधा, क्या है, नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा। तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। किसने, काशी ने। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंडों में, 16 खंडों में हो चुका है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सबसे पहला प्रयास किसने किया था, फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। किसने किया था, पहला प्रयास तो गारसा दत्तासी ने किया था, लेकिन पहला इतिहास ग्रंथ किसका माना जाता है, तो जॉर्ज गिब्सन का। कौन सा, इस्तबार द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, द इस्तबार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान। जॉर्ज गिब्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कौन सा है, तो ये है, ठीक है। और गारसा दत्तासी वाला जो पुस्तक था वो वर्णानुक्रम पद्धति में था, जो कि बहुत भद्दी पद्धति माना जाता है उसको, इसलिए उसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है, ठीक है। गिब्सन का जो कालखंडों में व्यवस्थित है, इसलिए पहला इतिहास इसे माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अब चले आते हैं हिंदी साहित्य क्या है। गिब्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। अब मिश्र बंधु में कौन कौन से नाम हैं, जो कि आपको हम पहले ही बता दिए हैं, आप लोग बताइएगा, बिना देखे कुछ प्रयास कीजिए। तो कौन कौन है, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अब देखो कैसे याद करना है, तो गणेश श्याम, जिसके पास क्या होगा, गणेश होगा। गणेश और श्याम दोनों भगवान है, तो दोनों भगवान को एक साथ रखिएगा, गणेश और श्याम। और गणेश और श्याम जिसके पास रहेंगे तो उसका क्या रहेगा, हमेशा सुख बना रहेगा, ठीक ना, सुख से सुख रखो, तो उसका हमेशा क्या होगा, सुख होगा, सुखी होगा ना, सुख। तो गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जगत में मिश्र बंधु नाम विख्यात है। लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, गिब्सन जो है, गिब्सन की पुस्तक जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये कुल जो है 11 खंड यानी खंडों नहीं 11 अध्याय में व्यवस्थित था, ठीक है। 11 अध्याय में व्यवस्थित था, जिसमें आदिकाल को चारण काल नाम जो दिया था, ठीक है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं, वही है मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का 1914 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद जो है कितने, लगभग 5000 जो कहते थे 4591 कवियों को शामिल किया है, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त है। मिश्र बंधु ने रीति काल को नाम क्या दिया था, तो मिश्र बंधु जो है रीति काल को नाम क्या दिया है, तो अलंकृत काल। मिश्र बंधु जो है वो रीति काल का नाम क्या दिया है, तो अलंकृत काल। और रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। वैसे ये सब हम लोग जो है रीति काल में पढ़ेंगे। तो रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और श्रृंगार काल, देखो श्रृंगार काल किसने दिया है, तो श्रृंगार काल नाम दिया है, जैसे देखो पूरे विश्व की महिलाएं क्या करती है, श्रृंगार करती है। तो विश्व आ गया ना, या पूरे विश्व की महिला या पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, पूरे विश्व के। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार काल किसने किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल किसने किया है, कला काल तो रमाशंकर शुक्ला साल ने।
कला काल किसने कहा? रामशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। तो मिसबंधु ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता करने से रीति काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा दी। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी, देखो 17वीं से 19वीं सदी, अब देखो यही बीच का समय क्यों है रीति काल का? रीति काल का अर्थ हुआ श्रृंगार काल। अब देखो समय को देखो बहुत ध्यान से, 17वीं सदी यानी 1700 ईस्वी से 17वीं सदी हो गया, तो 1700 नहीं 1601 ईस्वी से 19वीं सदी तक के बीच को जो रीति का नाम दिया। अब देखो इसमें में जो है 1600 ईस्वी के बाद जो है क्या हो गया कि अंग्रेज आ गए हैं, ठीक है, अंग्रेज आ गए हैं। अब जो है धीरे धीरे वो सत्ता पकड़ रहे हैं, भारत में अपना पकड़ बना रहे हैं, ठीक है। 17वीं सदी यानी कि 1700 मत से समझो, तो अंग्रेज जो है अपनी सत्ता पकड़ लिए हैं। अब राजा सब जो है राजपाट ले लिए हैं और राजा सबको साइड कर दिया, ना राजा को युद्ध लड़ना है ना कुछ करना है, तो क्या करेंगे? अब वो एकदम श्रृंगार काल में व्यस्त हो जाएंगे, मनोरंजन में व्यस्त हो जाएंगे, नाच गान करवाएंगे, एकदम विलासिता में डूब जाएंगे। उनके कवि भी जो है अब क्या करेंगे? ना कोई युद्ध हो रहा है जो युद्ध पे लिखेंगे, तो क्या करेंगे? राधा जो प्यार मोहब्बत इश्क लड़ा रहे हैं, विलासिता कर रहे हैं, तो उसी पे लिख रहे हैं। तो उस पर क्या है, राजा महिला से युद्ध कर रही है, नहीं ना होगा, प्रेम वाली चीज़ें लिखेगी। तो इसलिए इस काल के राजा जो एकदम ना कोई युद्ध कर रहा है, 17वीं से 19वीं सदी तक क्या हो गया, अंग्रेजों के हाथ में शासन चला गया था, ब्रिटिश सरकार के पास चला गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो ये सब राजा जो है एकदम शांत हो गए थे, ना युद्ध लड़ना है, सारा शासन तो देख रहा है इंग्लैंड के महाराज महारानी या अंग्रेजी शासन की कंपनियां जो है। तो ये सब राजा आराम से बैठे हैं, मौज उड़ा रहे थे, क्या करेंगे, श्रृंगार करते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क लड़ा रहे हैं। तो इसलिए प्यार मोहब्बत इश्क जहाँ हो रही है तो वहाँ पे रचना भी उसी प्रकार की होगी। तो इसलिए उस काल में जो श्रृंगारिक रचना लिखी गई भरमार रूप से, इसलिए रीति काल अवधि मानी गई, ठीक है। तो समझा दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो सिद्ध सामंत, सिद्ध कौन है? राहुल शंकर तैन जी। कहाँ है राहुल शंकर तैन जी? देखो कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन इतना आ गया पूरा प्ले थी भर दिया इसके। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को नाम क्या दिया था? तो एसपीडी क्या नाम दिया था? आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा जो आदिकाल को नाम क्या दिया था? चारण काल एवं, राम जी क्या करते हैं? चारण संधि करते हैं एवं कुमार चारण, तो संधि काल एवं चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? राम जी वीर हैं तो अपनी गाथा लिख दिए थे, वीर गाथा काल। राहुल शंकर तैन सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कह दिए, सिद्ध सामंत युग कहते, बात एक ही, ठीक है। अब वही दिया गया नामांकन, ये तो बताएंगे ये क्या बताना है, सब वही है। बीज पवन कल महावीर प्रसाद द्विवेदी वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल सिद्ध सामंत राहुल शंकर तैन संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी चारण काल जॉर्ज ग्रिशन। अब हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास किसके? संवेदना जहाँ पे आ जाए तो राम जी क्या थे? संवेदनशील थे, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ तथा रचनाकार, तो हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। संवेदना जहाँ आ जाए, राम जी क्या थे? संवेदनशील व्यक्ति थे, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब देखो इतिहास की समस्या, समस्या कौन देखता है? तो एक हमारे मंत्री थे बिहार के, रामविलास पासवान। कैसे, कौन मंत्री थे? तो रामविलास पासवान थे। तो वो क्या करते थे? लोगों की समस्या देखते थे। रामविलास शर्मा जो क्या देखते थे? लोगों की समस्या देखते थे, आधुनिक काल की क्या समस्या चल रही है देश में, तो समस्या देखते थे, ठीक है। तो इसलिए उससे अगर कोई भारत साहित्य के इतिहास की समस्या कौन देखेंगे? तो रामविलास शर्मा देखेंगे, ठीक है। अब हिंदी भाषा का विकास किसका है? तो श्याम सुंदर दास का, ठीक। अब अगला क्वेश्चन वही है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो इसका संपादक है डॉक्टर नगेन। डॉक्टर नगेन ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन जहां आ जाए गुरु उसको याद रख लेना है। दर्शन जो है, दर्शन और किसी के बस की बात नहीं है। दर्शन जो नलिन बिलोचन शर्मा की, किसकी है? दर्शन जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा की। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जहाँ आ जाए वो नलिन बिलोचन शर्मा ही लिख सकते हैं, और किसी की बात की नहीं, बस की बात नहीं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है।
विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल। अब देखो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बोल रहे, कैसा आधुनिक हिंदी, आधुनिक युग में किसको मान रहे लोग, आधुनिक युग में भगवान कृष्ण और शंकर दोनों को मान रहे। भगवान कृष्ण के रंग में लोग रंग रहे हैं आजकल, और शंकर को तो सिर्फ चर्चा, घर घर चर्चा हो रहा है, घर घर क्या हो रहा है, तो चर्चा हो रहा है। लोगों जो है भगवान शंकर और कृष्ण को आजकल बहुत ज़्यादा इन दोनों की तरफ, क्योंकि कृष्ण जी तो मॉडर्न है ही, आधुनिक काल जैसे हैं ही, इसलिए लोग इनसे ज़्यादा रिलेटेड हो रहे हैं। और शंकर जी भी शिव चर्चा की जैसे जो है मत्स्य पान भी करने की शायद आज्ञा बोल रहे, दे रहे हैं, तो इस अनुसार से तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल। अब मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका है, तो इंद्रनाथ मदन का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आप देखो दूसरा इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इतिहास किसका है, तो बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है, तो बच्चन सिंह का। अब राजस्थानी भाषा, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट, राजस्थानी भाषा जैसे आ जाए मोतीलाल मनेरिया, देखो राजस्थानी नाम जैसा है ना मोतीलाल मनेरिया, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य किसका है, तो मोतीलाल मनेरिया का। अब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि अभी जस्ट बताए थे, वैज्ञानिक किसका है, वैज्ञानिक के रहस्य बना हुआ है अभी भी गणपति चंद्र गुप्त। अब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, एगो है किशोरी लाल गुप्त, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गणपति चंद्र गुप्त तो का तो है, इसने लिखा वैज्ञानिक इतिहास, और किशोरी लाल गुप्त जो है वो क्या किए हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रिसन की पुस्तक है, उसका अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था अनुवाद। ठीक, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, तो सुमन राजे का। आधा इतिहास किसका है, सुमन राजे का। अब हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का। ठीक, अब नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रथम भाग का शीर्षक क्या था, तो ये था हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या था, पीठिका। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये क्या है, परियोजना। असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है, बच्चन सिंह का, ये तो सही है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, नहीं 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर की नहीं, ये साल लगभग जो है वो वाजपेयी साहब का है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्स ने। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है ना, हिंदी नहीं, प्रथम इतिहास तो उसका है किशोरी लाल गुप्त का। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्स ने, सही है, क्योंकि इसका पहले नाम क्या था, हिंदवी साहित्य का इतिहास। अब देखो हिंदवी साहित्य का इतिहास, हिंदवी को हिंदी कर दिया, कोई नहीं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है कहीं कहीं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसका, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक तो राम कुमार वर्मा का है। ठीक, तो 20वीं शताब्दी असंगत है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। 20वीं शताब्दी का प्रकाशित किसने किया है, किसका है, तो नंद दुलारे वाजपेयी की है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो 20वीं शताब्दी है ना, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है, तो वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृत है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास, 10 सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली। तो 20वीं सदी, अटल बिहारी वाजपेयी भी कब के कवि हैं, तो 20वीं सदी की, इसे याद रख लो। तो 20वीं सदी, 20वीं सदी कब से स्टार्ट होता है, 1901 ईस्वी से, 1900 के बाद जो होता है वो 20वीं सदी हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो इसी समय के प्रधानमंत्री थे, तो सीधा समझ लो कि 20वीं सदी को उसने लिखा तो वाजपेयी ने लिखा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो काल प्रवृत्ति का निर्णय जो प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर नहीं हो सकता। यह कथन जो किसका है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल के इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया। उसका नामांकन उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। शुक्ल जी इसी के अनुसार किया है।
जैसे रासो, जैसे कि आदिकाल का नाम जो है वीर गाथा का नाम क्यों रखा, तो उस समय जो है वीर गाथा जैसी भी रचना मिली थी, इसलिए वीर गाथा का नाम रखते। और अगला है काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो गारसा दत्तासी अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्म अनुसार प्रस्तुत किया है। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्म अनुसार, काल कर्म नहीं गुरु जी, वर्णानुक्रम पद्धति से किया है, पद्धति से। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनके कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत है। हाँ, लगभग गलत ही पूछा था क्या? विवरण सही नहीं है, तो सही नहीं है तो सही तब तो यही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जॉर्ज गिब्सन ने इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, जॉर्ज गिब्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास या हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हाँ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास या हाँ। उसके बाद जॉर्ज गिब्सन ने कवियों और लेखकों को काल कर्म अनुसार वर्गीकृत 11 भागों में बांटा था पूरे काल को। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम और उसमें गलत है। उपयुक्त विवरण गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तबार लिटरेचर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भाग में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में, कैसा वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ, और ये शब्दकोश लिखने के लिए अच्छा पद्धति माना जाता है, ठीक है, ग्रंथ के लिए नहीं। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में। अब देखो इसका कैसे याद रखें, शिव सिंह सेंगर, तो शिव सिंह सेंगर 3 है ना, तो 1883 3 लगा दो लास्ट में। प्रकाशित पुस्तक सब शिव सिंह सेंगर की कौन सी पुस्तक है, तो इसके आसान से याद रखो, शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज किसकी रचना है, तो शिव सिंह सेंगर की। और इसने प्रथम कवि किसको माना है, पुष्य या पुंड को, वो आगे बढ़ेंगे। तो 838 में लगभग 1000 कवियों के जीवन वृत्त तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया। अब अगला है कि इतिहास का इति वृत्तांत लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी? इतिहास का इति वृत्तांत लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है, किसका कथन? शुक्ल जी का कथन। सॉरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। किसका है? तो इतिहास का द्वितीय वृत्तांत लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है, किसका कथन है? तो राम कुमार वर्मा का है। रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीधा क्वेश्चन उठा देता है कि बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसे माना गया है, तो मिस्र बंधु विनोद को। लगभग इसमें 5000 कवि को दिया है ना सम्मिलित, इसलिए बड़ा भारी विदित संग्रह, कवि विदित संग्रह कह दिया, ठीक है। शुक्ल जी के हैं। तो मिस्र बंधु में कौन कौन आते हैं? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी, ठीक। उसके बाद मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीसी के लिए। लगभग इनमें अनेक कवि जो अज्ञात प्रश्न में लाए गए। इनके प्रथम 3 भाग 1970 में, चतुर्थ भाग साहित्य वर्तमान के संबंध में, इनके 4 भाग। डी सही नहीं है तो कौन टी? मिस्र बंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना मिस्र बंधु विनोद है, इसके विषय में उपयोग सही नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों और लेखकों का प्रचात्मक उल्लेख है। मिस्र बंधु विनोद में प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 में हुआ था, और चतुर्थ भाग का यानी 1913 ईस्वी में, और चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में हुआ था। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी भाषा को हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? तो गिलक्राइस्ट ने कहा था। किसने कहा था? तो गिलक्राइस्ट ने कहा था। किसने कहा था हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा था? तो गिलक्राइस्ट ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न विकल्प में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है वो गिलक्राइस्ट ने कहा था। किसने कहा था? गिलक्राइस्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा है।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा जी है। इसमें इतिहास के लेखक रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इनका निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा, रामकुमार वर्मा की रचना चित्ररेखा काव्य संग्रह पर उन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ, से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा को माना जाता है। 1963 ईस्वी में इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें दीपादान की प्रमुख रचना है। हिंदी साहित्य का प्रमुख ग्रंथ नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा। 22 क्वेश्चन हो गया। 23। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास को देखते हैं। तो डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन जैसे आगे दर्शन जो किसका रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की। नलिनी बिलोचन शर्मा। नंदलाल वाजपेयी। वाजपेयी कौन सी है? तो 20वीं शताब्दी। नंदलाल वाजपेयी का 20वीं शताब्दी है। गणपति चंद्रगुप्त का कौन सा है? तो वैज्ञानिक इतिहास। कौन सा है? गणपति चंद्रगुप्त का गणपति वैज्ञानिक। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया है? तो इसका 1929 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईस्वी भी कम से कम याद रखना ही रखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ग्रंथ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं। 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। तब तक आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा जो पेशेंस बना के रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट लगेगा। तो मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता, अगर इस्लाम ना आया होता, देखो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं सेम उसी का आप लोगों के कानों में आवाज़ भी गुजर रही है, तो रिलेटेड कर लीजिएगा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, मैं जो हूँ इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखो ये क्यों कहा गया, कब कहा गया और किस संदर्भ में कहा गया। तो जो है रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति काल के लिए कहते हैं कि ये जो भक्ति काल का इतना जो उदय हुआ है वो इस्लाम के कारण हुआ है। इस्लाम जब आए, आक्रमण किए, तब जो है हिंदुओं के जो है मन में भक्ति पैदा हो गई। लेकिन वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते नहीं, ये एकदम गलत बात है। हिंदुओं के दिल में जो है ये भक्ति भाव आदि काल से चली आ रही है। अगर इस्लाम नहीं भी आदा होता तो ये भक्ति काल जो है इतना चरमोत्कर्ष पर है वो होता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले से उनके हृदय में चला आ रहा था, बस उसका स्फुटन हुआ तो होना ही था। इस्लाम नहीं भी आता तो भी वैसा ही होता, ये नहीं कि इस्लाम आया इसलिए हुआ, नहीं। तो ये कहते हैं कि इस्लाम के महत्व को तो भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोड़ देकर, सीधा क्वेश्चन यहाँ कर देता है कि लेकिन जोड़ देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी शायद का 12 आना वैसा ही होता। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी साहित्य के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति का देन माना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है कि जो है भक्ति का जो उदय हुआ है, विकास जो है ये भारतीय जनता जो है निराश हो चुकी थी, इस्लाम के आक्रमण से निराश हो चुकी थी, इसलिए उसको और कुछ नहीं मिल रहा था, तो जो है भक्ति करने लग गए। और वही रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भाई की भावना उत्पन्न कर दी। क्या कर दी? हृदय में भाई की भावना उत्पन्न कर दी थी। इसी असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं था।
लेकिन वही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि विश्राम नहीं भी आता तो भी भक्ति काल का जैसा साहित्य है आज 12 आना वैसा ही होता। उसके बाद है रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने दिया था? श्रृंगार काल नाम किसने रखा था? तो ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो श्रृंगार काल नाम किसने रखा था? सीधा आप लोग आंसर दीजिएगा, किसने दिया था? चलिए आंसर भी नहीं दिख रहा है, बताइएगा। तो सर विश्वनाथ ने दिया था जी। तो श्रृंगार पूरे विश्व के लोग क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, तो विश्वनाथ। उसके बाद देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार का नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? तो रीति काव्य का था। जॉर्ज ग्रियर्सन जो रीति काल का नाम किसने दिया, क्या रखा था? तो रीति काव्य। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, मिश्र बंधु अलंकृत काल। और रीति काल किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काल किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और कला काल किसने रखा था? तो रामशंकर शुक्ल ने। और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद क्या है नोट, ये आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। अरे लेकिन श्रृंगार काल विश्वनाथ को ही माना जाता है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तबार दा लेत्रुतर, इस्तबार दा लेत्रुतर एंडियो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब हुआ? ठीक है, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? इस्तबार दा लेत्रुतर एंडियो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। तो गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ जो इस्तबार दा लेत्रुतर एंडियो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित। इसका प्रकाशन दो भाग में, एक 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में, तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 कवि शेष उर्दू के। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तब फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया। गारसा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस में की थी? तो फ्रेंच भाषा में किया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में किया। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसी ने तासी की ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया था। अब देखो लक्ष्मी सागर को कैसे याद रखेंगे? तो गारसा दा तासी ताश कब खेलते हैं? तो लक्ष्मी पूजा में। ताश कब खेलते हैं? तो लक्ष्मी पूजा में। सीधा याद रखो, इसी से याद रखो कि लक्ष्मी सागर वारसी ने। ताशी से याद रखो, लक्ष्मी ताश कब खेलते हैं लोग? लक्ष्मी पूजा में ताश खेलते हैं लोग, जुआ खेलते हैं उस दिन। तो इससे याद रखो लक्ष्मी सागर वारसी। लक्ष्मी सागर वारसी ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में। कब किया था? तो 1952। और 57 में किशोरीलाल गुप्त ने दर्शन का जो पुस्तक था उनकी अनुवाद किया। तो रामचंद्र शुक्ल का 30 क्वेश्चन करेंगे मिला जुला कर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ भूमिका के रूप में छपा था? किसके भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित माना गया है। और किस पद्धति पर लिखा गया है आप लोग बताइएगा। हिंदी साहित्य के लिखा गया। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। तो तज़किरा इसवेरा ये हिंदी किसका है? मौलवी करीमुद्दीन के। भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो महेशदत्त शुक्ल की। भाषा काव्य संग्रह महेशदत्त शुक्ल की। हिंदी भाषा की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रथम भारतीय द्वारा और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो है वो महेशदत्त शुक्ल के 73 में लिखा गया। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास द्विवेदी एचपीडी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल देखो पता है। सबसे पहले जो है क्या करेंगे? साहित्य की भूमिका बनाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पहले क्या करेंगे? भूमिका बनाएंगे, फिर उद्भव और विकास करेंगे, और फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल नाम इसी ने दिया था, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी तो यही लिखेंगे ना। तो हिंदी साहित्य का भूमिका जो 1940 में लिखा गया है, इसकी भूमिका कब लिखा गया है? 1940 में। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 52 ईस्वी में। तो पहले क्या पढ़ेंगे? एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी, भूमिका बनाएंगे, फिर उद्भव और विकास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का संवेदना जैसे आ जाए वो रामचंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य का संवेदना
का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो रामचंद्र शुक्ल में कौन कौन से ग्रंथ गिनाए गए हैं? तो 1 और 2 गिनाए गए, तो रामससई और करखा रामायण। ठीक, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए रामससई और करखा रामायण। सुमेलित कीजिए। पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर ग्रंथ को मिलाना। चलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी का पहले देखते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या है? तो हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, ये चलिए मिलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका। चलिए 2 भी जानते हो तो बस हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी रचना है? तो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास है। और पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी का हिंदी साहित्य की भूमिका हो जाए। तो क का एक किसमें? क का एक तो किसमें नहीं है, गड़बड़ आ गया क्या यार? ओ सॉरी, क का एक नहीं है, बचा कौन सा है? हिंदी साहित्य का बेमन सुनना बचा। तो क का 2 किसमें है? क का 2 इसमें बचा, तो बस यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क का 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बी और डी में से कोई होगा। तो ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ग का एक किसमें? तो इसी में, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या है? पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी का हिंदी साहित्य का विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, देखो अयोध्या के सिंह जो है, इसको कैसे आप, अयोध्या के सिंह जो है राजा दशरथ सब जो है, अयोध्या के राजा धीराज हरिओद, भगवान हरि, वो क्या चाहते हैं कि वहाँ की भाषा का भी विकास हो और वहाँ के साहित्य का भी विकास। भाषा और साहित्य का विकास कौन कौन सोचेंगे? तो हरि सोचेंगे ना, भगवान हरि, तो वही हरि सोचते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसकी कौन सी रचना है? था हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखा गया था? तो 1940 ईस्वी में। उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 ईस्वी में। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास, इसकी एक रचना है प्रिय प्रवास, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना। पुनर्वा भी इसकी रचना है। आनंददास का पोथा, पुनर्वा आनंददास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी इसमें बोल दिया। तो पुनर्वा और आनंददास का पोथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार के नाम। हिंदी साहित्य का आदिकाल, देखो आदिकाल नाम किसने रखा था? SPD ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ग्रंथ भी लिखे वही ना, डरे जी हजारी प्रसाद, यहाँ है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जिसके रचित अन्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। डॉक्टर रणजीत शर्मा ने हिंदी साहित्य का दर्शन लिखा। किया गया जाहिर है नहीं चौक राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? तो मोतीलाल मनेरिया की। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, इसके द्वारा रचित इस ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक डॉक्टर टेमर सिंह तोमर है। आज के लिए यहीं तक, फिर अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।